तो स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जिसने ज्वाइन करना होगा वो साथ साथ कर लेगा। ओके, सो दिस इज अ क्लास फॉर एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो कि अगर देखा जाए तो सीएसएस एस्पायरेंट्स में एक बहुत डाउटेड सब्जेक्ट है कि उनको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके स्कोरिंग ट्रेंड्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम एंथ्रोपोलॉजी के अराउंड जितने भी इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर करें। ठीक है। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज कोमल फातिमा एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और मैंने सीएसएस का पहला अटेम्प्ट 2024 में दिया था, विच आई डिड क्वालिफाई, लेकिन एलोकेशन सिक्योर नहीं हो सकी, और अभी 2026 का दोबारा दिया था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट किया था। और इसके अराउंड बहुत सारी ओपिनियंस थी, पीपल वर टेलिंग मी कि मुझे ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं या स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जब मैंने किया और आई वॉज एबल टू स्कोर 71 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप राइट स्ट्रेटजीज के साथ चीजें लेके चलें, एक स्ट्रक्चर फॉलो करें, थीरीज को लिंक करें, एग्जाम्पल्स यूज करें, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैंने अगर अपने 2024 के पेपर के देखूं तो आई कुड हैव डन बेटर, और इसमें मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भी स्कोर हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं हम करें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि लोगों की एक बहुत जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब डोमेन्स हैं, कितने टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट की स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या है, और कौन सी प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करके स्टैंड आउट कर सकते हैं दूसरे सीएसएस एस्पायरेंट्स से। फिर एफपीएससी जो है वो किन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देता है, किन चीज़ों को ज़्यादा स्कोर देता है, और कैसे आपने अपने पेपर के अंदर उन चीज़ों को इंटीग्रेट करना है। फिर हमने बताना है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है, हम कैसे लेके चलेंगे, हमारा एक 6 पिलर मेथड है, वो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर एक लाइव केस स्टडी लेंगे, जो एक बहुत रिसेंट रिपोर्ट आई है कुछ कल्चर्स के ऊपर। और हम ये वाली चीज़ इसलिए स्टडी करेंगे ताकि हम देखें कि कैसे हम इस तरह की थीरीज और इस तरह की चीजें जब हम पढ़ते हैं तो कैसे उसको हम अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन से। और विल एंड विथ कोर्स की डिटेल्स और इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या। ठीक है, ये अगर इसकी एक कंसाइज और कम्पैक्ट डेफिनेशन देखें तो वो होगी द होलिस्टिक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। होलिस्टिक हो गया कि हम हर एस्पेक्ट से कल्चर को स्टडी करें, सिर्फ कोई एक हमने पैरामीटर उठा के उसके हिसाब से कल्चर को नहीं देखना, हर एस्पेक्ट से करना है। और फिर उन फाइंडिंग्स को यूज करके हम थीरीज डिराइव करते हैं, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और डिफरेंट कल्चर्स को इन द प्रोसेस हम कंपेयर करते हैं टू सी के कौन सी प्रैक्टिसेस यूनिवर्सल हैं और कौन से लिमिटेड टू पर्टिकुलर कल्चर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम बायोलॉजी, कल्चर्स, हिस्ट्रीज, लैंग्वेजेस सब कुछ कवर करते हैं। और इसमें हर सोसाइटी आती है, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी। ठीक है, सिर्फ हम मॉडर्न सोसाइटी को नहीं देख रहे होते। 4 सब ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की: सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल या फिजिकल, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक। ठीक है, अब सोशियो कल्चर में जो टॉपिक्स आते हैं वो है किनशिप, कि आपके फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मैरिज का क्या डायनामिक्स है, रिलीजन कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, ये वाली सारी चीजें जब हम कवर करते हैं तो ये सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आती है, विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सब्जेक्ट। और यही हमारा जो सीएसएस का सिलेबस है ज्यादातर वो इसी पार्ट में से है। बाकी जो 3 टाइप्स हैं वो आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सिर्फ इस तरह का आता है कि व्हाट आर द 4 सब फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इनके अंदर से कोई पर्टिकुलर थीरीज या कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल में हम ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, उनके जीन्स कैसे आपस में क्रॉस होते हैं, जीन्स में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी, रेस कैसे बनती है, वेरिएशन कैसे आती है डिफरेंट ह्यूमंस की ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर आती है। आर्कियोलॉजी क्या होती है कि हम जो पुरानी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी उन जगहों पे जाते हैं, वहां पर डिगिंग करते हैं, मटेरियल रिमेन्स को निकालते हैं, उनको एसेस करते हैं, और फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि वो सोसाइटी कैसी थी, क्या प्रैक्टिस थी। और लिंग्विस्टिक में हम सिर्फ लैंग्वेज के एस्पेक्ट से कल्चर को देखते हैं, कि जो लैंग्वेज है वो कैसे अफेक्ट करती है वहाँ के लोगों को, और लोग जो है वो कैसे इवॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। और इसके अंदर लैंग्वेज की वजह से जो आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म आता है, उन सबको भी देखते हैं। तो इनका सिर्फ हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू एंथ्रोपोलॉजी में दिया जाता है। ठीक है, जो एफपीएससी का पेपर है उसमें सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मेजर है, और उसी के अंदर से सारे टॉपिक्स आते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी आपको कैसे एज देती है,
ओवर अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसका सिलेबस साइज बहुत कम है, सिर्फ 7 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर स्मॉलर सब हेडिंग्स हैं, लेकिन 7 है जिसको आप आराम से इन फ्यू वीक्स कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल लेते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है या आईआर वगैरह, उनके कोर्सेज वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जो आपको कवर करने में टाइम लगता है। और अब विद लेस देन 5 मंथ्स लेफ्ट, अराउंड 5 मंथ्स लेफ्ट, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए जो आप जल्दी कवर कर सकें। फिर जो इसमें कंटेंट है वो कंसेप्चुअल है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब इजीली आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, आप खुद एक कल्चर का पार्ट है तो वो एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ नहीं जाता, बहुत इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता आपको इसमें। फिर इसका ओवरलैप है सोशियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी मॉडर्न कल्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उससे लिंक्स बिल्ड कर सकते हैं पुराने कल्चर्स के साथ, या इसकी थीरीज को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे के अंदर भी आप एग्जाम्पल्स के तौर पर ये कल्चर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड का इंसान हो इसके लिए एंथ्रोपॉलजी बहुत आसान है। ऑफन एस्पायरेंट से क्वेश्चन करते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा इसका स्कोरिंग ट्रेंड असेस करें तो इसके जो मार्क्स हैं ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था सीएसएस के सिस्टम के अंदर, और दरमियान में जो है इसके मार्क्स अच्छे आना शुरू हुए, 70 अबव आना शुरू हुए, ठीक है, 70 के आसपास। और फिर अब एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दोबारा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब पेपर जो है उनकी डायनामिक्स चेंज हो रही है, जो क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं उनको आपने डिफरेंट तरीके से कैटर करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको उस टॉपिक के बारे में जो भी पता होता है वो आंसर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपने जो डिमांड किया होता है एग्जैक्टली वही देना होता है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है आपने जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो गए हैं तो वो उसको competitive बना रहे हैं, मजीद डिफिकल्ट बना रहे हैं, इवेल्युएशन को टफ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको टेक्निक के साथ करना है। जो चीज़ आपसे पूछी हुई है आपने एग्जैक्टली वही आंसर करनी है। और आप थोड़ा सा अगर क्रिएटिव होते हैं, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप अपनी डेली लाइफ से बहुत एग्जांपल्स दे सकते हैं जो आप इसमें कोट कर सकते हैं। वो हम इस कोर्स में सिखाएंगे साथ साथ कि कैसे आपने एग्जाम्पल्स को लिंक करना है चीज़ों के साथ। अच्छा, अब ये कुछ थीम्स हैं जो एफपीएससी ने कॉन्स्टेंटली पूछी हैं, इनमें से क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। ठीक है, किनशिप, फैमिली और जेंडर में से कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। कल्चर, आइडेंटिटी और एथनिसिटी का हमारा पूरा एक मॉड्यूल है, उसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये कंटेम्प्रेरी चीजें आ रही हैं, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये डायस्पोरास जो एक कम्युनिटी के लोग अब्रॉड रह रहे होते हैं किसी और कंट्री में, तो ये डिबेट्स अब आना शुरू हुई हैं, तो ये भी हमें नजर आता है। फिर अप्लाइड और डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी में से आता है। ठीक है, ये भी एक सब डोमेन है जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अब आपने एक और क्या करना है, थ्योरी में से कोई ना कोई आ जाता है। और रिसर्च मेथड्स और एथिक्स अगर आप एनालाइज करेंगे तो रिसर्च मेथड्स में से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ रिकरिंग थीम्स हैं जो आपने लाजमी कवर करनी है क्योंकि इनमें से एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या ऐसी गलतियां हैं या क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो स्टूडेंट्स के पेपर्स में होते हैं जिसकी वजह से वो उस तरह से स्कोर नहीं कर पाते। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने तैयारी भी बहुत अच्छी की थी, हर तरह से कंटेंट कवर किया था, लेकिन फिर भी हम अच्छा स्कोर नहीं कर सके क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि उस कॉन्सेप्ट को, जो उनको पता है, जो नॉलेज उनको पता है, उनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करना है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आपने 40 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट एक पूरा क्वेश्चन करना होता है और अपना पूरा नॉलेज आपने शो करना होता है। तो वो सर्टन स्ट्रैटेजीज हैं, राइटिंग प्रैक्टिस है, जो चीज़ें आपको स्टैंड आउट करवाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं एस्पायरेंट्स के, वो डेफिनेशंस याद कर लेते हैं और उनको एज इट इज कोट कर लेते हैं, उनको चीज़ों के साथ लिंक नहीं करते। ठीक है, एफपीएससी वाले अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ें डिफरेंट पेपर्स की, तो उनका सबसे प्राइमरी आर्ग्यूमेंट यही होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रटा रटाया एक आंसर लिख देते हैं और उसको लिंक ही नहीं करते चीज़ों के साथ। जैसे अगर कोई रिलीजन का टॉपिक है तो आपने उसको कंटेम्प्रेरी डायनामिक के साथ या किसी पाकिस्तानी एग्जाम्पल के साथ लिंक करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप थीरीज के साथ लिंक नहीं करते। जब आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और उसके क्वेश्चंस करे होते हैं, और गिवन दी जो न्यू पैटर्न आया है एफपीएससी का, उसमें अगर आप क्वेश्चंस देखें तो वो बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है। अब एक बंदा जिसको उन चीज़ों के बारे में पता होगा वो उसका एक बहुत जेनेरिक आंसर लिख लेगा और फिर वो कहेगा कि मैंने तो आर्ग्यूमेंट सही दिए थे लेकिन फिर भी स्कोर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप एंथ्रोपोलॉजी का पेपर
वो अटेम्प्ट करें, ठीक है, तो आपने लाजमी उसके अंदर सीरीज देनी है, तभी तो वो जो टॉपिक है वो कनेक्ट हो पाएगा उस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ओपिनियन देना होता है आपने अपना। फिर क्योंकि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और ये एक पाकिस्तानी एग्जाम है, तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप क्वेश्चंस में चीज़ों को लिंक करें पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ। ठीक है, फिर एक और मसला ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो भी उनको आता है वो लिख देते हैं, उसको स्ट्रक्चर करके नहीं लिखते, हेडिंग्स नहीं बनाते प्रॉपर, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब हेडिंग्स नहीं बनाते, बस एक हेडिंग दे दी जो क्वेश्चन में पूछी हुई और लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख दिए। इट इज़ हाईली लाइकली कि एग्जामिनर ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ेगा इतनी लंबी, क्योंकि वो कम से कम टाइम में आपका पेपर चेक कर रहा होता है। ठीक है, फिर आप स्टूडेंट्स पास्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं करते, जो रिपोर्ट्स हैं एग्जामिनर्स की उनको नहीं पढ़ते और वही गलतियां जो उनको दोहराते रहते हैं, और मॉक्स नहीं देते, प्रैक्टिस नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करते पेपर्स को, इवैल्यूएशन नहीं कराते, और बस जो उन्होंने कंटेंट सारा दिमाग में भरा होता है उसके साथ पेपर दे के आ जाते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस। मूविंग ऑन, हमने देखना है कि हमने किस तरह से इस सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी टॉपिक हम करेंगे, जो भी सब टॉपिक करेंगे, हमने उसके अंदर एक कंटेम्प्रेरी, एक या एक से ज्यादा भी कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोनॉमी का टॉपिक करें तो उसके अंदर हमने गिग इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। फिर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको डाला हुआ है। फिर हम अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आए तो हमने कुछ पंजाब के सिस्टम्स डाले थे, जो एक मैरिज में इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, बर्तन भांजी उसको कहते हैं, और एक सेपी सिस्टम होता है जो एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक। तो ये वाली चीजें हमने इंक्लूड की अपने लेक्चर के अंदर, उसको ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, सीरीज को अप्लाई करने के लिए। पाकिस्तानी लेंस दी हुई हैं, फिर हर जगह पे जहां जहां पे कोई ना कोई एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी लिंक हो सकती है वो हम करेंगे। पेपर अटेम्प्टिंग पे स्पेशल फोकस होगा, क्योंकि कंटेंट को प्रेजेंट करना 40 मिनट्स के अंदर अगर आपको आ गया तो आप हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन और मॉक्स होंगे एफपीएससी के रिसेंट पैटर्न के ऊपर, और पास्ट पेपर के हम एनालिसिस करेंगे। और उसका हमारा ये तरीका है कि हम हर लेक्चर के एंड पे हमने उससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चंस दिए होते हैं, और वो फिर आप उसके साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, जो चीजें हमने कवर की होती हैं वही पास्ट पेपर में होती हैं, तो साथ साथ आपका पूरा पास्ट पेपर भी कवर हो जाता है। अच्छा, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं कि हमने कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स यूज किए लेक्चर्स के अंदर। जैसे अगर हम किनशिप पढ़ा रहे हैं तो हम किनशिप के जो उसमें चीजें आ रही हैं मॉडर्न डायनामिक्स के साथ, जैसे फैमिली पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, सरोगेसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डिलेड मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर डिजिटल एज में रिलेशनशिप्स कैसे नेविगेट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और क्लाइमेट लिंक डिस्प्लेसमेंट को हमने हर जगह डाला है जहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो सकता था। ठीक है, इसको अलग से एक चैप्टर की तरह नहीं किया, जहां जहां वो अप्लाई होता था उसको वैसे किया ताकि आप पेपर में चीजों को कनेक्ट कर सकें। और हर टॉपिक में हमने कोशिश की है कि आपका ये एक क्वेश्चन कवर हो जाए कि ये चीज आज कैसे मैटर करती है। तो जब आपको कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स से चीजें समझ आनी शुरू होंगी तो आप उसको पेपर्स में उस तरह कोट भी कर सकते हैं। फिर पाकिस्तानी एग्जाम्पल हमने हर जगह दिए है, जहाँ पे हमने किनशिप का सिस्टम पढ़ा, वहाँ पे हमने बिरादरी, जो पाकिस्तान का पूरा बिरादरी सिस्टम है जो पॉलिटिकल आपके डिसीजंस को भी इफेक्ट करता है, सिंध में जो वडेरा हैं उनकी क्या पावर्स हैं, फिर बलोची ट्राइबल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, फिर जो कैलाश के लोग हैं जो एक बिल्कुल सेपरेट कल्चर की तरह एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, और पख्तून जिरगा सिस्टम्स, ये सारी चीजें हमने टॉपिक टू टॉपिक इनकलकेट की हैं ताकि आप लिंक कर सकें चीजों को। ठीक है, फिर जो डेवलपमेंट, अप्लाइड और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उसको हमने पाकिस्तान की पॉलिसीज के साथ लिंक किया है। फिर पाकिस्तान में जो सीपैक है उसकी वजह से कैसे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, कम्युनिटीज में क्या चेंज आ रहा है, अर्बन स्लम्स कैसे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में क्या इंटरवेंशन हो रही है एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च की वजह से। तो क्या होता है कि जब आप ये वाली एग्जाम्पल्स डालते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर हमने थ्योरी के साथ लिंक किया है। ठीक है, एवरी टॉपिक इज लिंक टू थ्योरी, जैसे फंक्शनलिज्म की थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी है, कल्चरल रिलेटिविज्म है, एवोल्यूशनिज्म है, अप्लाइड क्रिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है। जैसे हमने एक मॉक में क्वेश्चन दिया हुआ था कि मॉडर्न एरा के अंदर रिलीजन जो है वो अभी तक रेलेवेंट क्यों है। ठीक है, ये हमारा एक मॉक हुआ था इस सेशन के अंदर, तो इसमें आया था। अब
आप लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरलाइज किस्म के सब हेडिंग्स दे देंगे कि वो एक तो अनसर्टेनिटी को खत्म करता है, कोहेसिव फोर्स की तरह काम करता है, लोगों को एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देता है रिलाई करने के लिए। ये वाले सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बहुत जनरलाइज्ड हैं, और एवरेज एस्पायरेंट्स के आंसर ऐसे होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आप जब रिलीजन को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने डिफरेंट थीरीज के थ्रू करना है। जैसे फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि फंक्शन कर रहे हैं, तभी सोसाइटी जो है वो वर्क कर पा रही है, और हर फंक्शन जो पार्ट है वो कोई ना कोई नीड पूरी करे। तो आपने रिलीजन को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और किस तरह से वो नीड्स पूरी करे। फिर स्ट्रक्चरलिज्म भी इसी तरह का है, ठीक है, कि जो इस तरह के पार्ट्स हैं। फंक्शनलिज्म कहता है कि हर पार्ट कोई ना कोई नीड पूरी करे। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि हर पार्ट जो है वो मिलके सोसाइटी को स्टेबल रख रहे हैं। तो आपने इस तरह से लिंक करके रिलीजन को फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो एनालिटिकल आंसर्स को किस तरह से आपने थ्योरी के साथ फ्रेम करना है वो हम इस लेक्चर के अंदर, उस पर हमारा स्पेशल एम्फोसिस है, सॉरी, इस कोर्स के अंदर। और ये वाली चीज जो है ये आपको काफी ज्यादा मार्क्स गेन करवा सकती है। फिर हमने पूरा एक डिटेल सेशन किया था पेपर अटेम्प्टिंग और प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है, कि कैसे आपने हेडिंग्स देनी है, कैसे अपनी जो सब हेडिंग्स है उनको डिटेल्ड बनाना है, पूरा सेंटेंस बना के सब हेडिंग लिखनी है ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्टली पता चले कि आप उस सब हेडिंग में क्या कहना चाह रहे हो। फिर डायग्राम्स और मैप्स और विजुअलाइजेशंस किस तरह करनी है आपने। और मॉक पेपर्स किए थे 2-3, जिसमें हमने प्रॉपर डिटेल जूम पे इवैल्यूएशंस की थी आपके सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, उसके बाद ये हमने वही वाली बात की, इवैल्यूएशंस की थी। और इस वाले सेशन के अंदर ऑन डिमांड मॉक्स हैं कि अगर आप इनरोल करना चाहते हैं मॉक्स में तो वो ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहते हो तो वो फिर एक डिफरेंट स्टोरी, और दोनों की फी अलग है। और हर टॉपिक के एंड में जो जो आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी, हर टॉपिक के एंड में पास पेपर के एनालिसिस है, जो उस टॉपिक से रिलेवेंट क्वेश्चन है वो नीचे लिखे हुए हैं, और फिर आप उसको मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन जो है वो इन स्लाइड्स में कवर्ड है। तो कोई भी ऐसा आपका पास पेपर नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा कोर्स क्या है और हमने उसको किस तरह लेके चलना है। हमने कोर्स को इस तरह से मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर मॉड्यूल के बाद एक मॉक है, ठीक है। सबसे पहले फाउंडेशंस है, जिसके अंदर एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसा है, उसकी सब फील्ड्स क्या हैं, की कॉन्सेप्ट्स एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड जैसे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और थीरीज वगैरह हैं। फिर सोशियो कल्चरल है, जिसके अंदर किनशिप का पूरा लेक्चर है, मैरिज, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे आते हैं, और इन सबको हमने कंटेम्प्रेरी और पाकिस्तान से लिंक किया है हर टॉपिक को। फिर आइडेंटिटी के टॉपिक्स हैं जिसमें एथनिसिटी, रेसिज्म, सोशल और कल्चरल चेंज है, रिसर्च है, ठीक है, ये सारा कुछ आता है। और थ्योरी और अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरीज को। अर्बन एंथ्रोपोलॉजी को, कि जो अब सिटीज बनना शुरू हुई हैं उसमें एंथ्रोपोलॉजी का क्या कंसर्न है। और कुछ हमने लास्ट में एक लेक्चर रखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स का, कि कुछ इस तरह के नोट्स या क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर के अंदर जो आपकी वाइडर सब हेडिंग्स में, वाइडर टॉपिक्स में कवर नहीं हो रहे। तो उसके लिए एक एंड में लेक्चर रखा गया इंपॉर्टेंट टर्म्स का, ताकि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो ना हो जो आप पेपर में ना अटेम्प्ट कर सकें। और लास्टली हमने पेपर अटेम्प्टिंग और प्रेजेंटेशन के ऊपर एक पूरा सेशन करना है। अच्छा, अब फॉर दिस लेक्चर आई थॉट कि हम एक ग्लोबल स्टोरी लेते हैं, एक बहुत रीसेंट रिपोर्ट है जिसको हम स्टडी करेंगे, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे जब आपको ऐसी रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कैसे आप उसको अपने पेपर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी हाजिर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं पूछ जी जी बोलिए। रही थी, ज्यादा इंटेंसिव होती हैं लाइक प्रॉपर जिस तरह जब मैं ऊपर बंदो आप कह रही हैं कि कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे हमेशा से मसला होता है मैं तो
ये थोड़ा सब्जेक्ट ओवरव्यू लेना चाह रही थी। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, अगर स्कोर आप लिखते हैं या दोबारा बोल लें। प्लीज रिपीट करेंगे? जी मैम, मैं टाइप कर रही थी, लेकिन अब आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। एक्चुअली टुक दिस सेशन वाज बिकॉज आई वाज कंफ्यूज सोशियोलॉजी में और इस एंथ्रो में। तो मुझे बस पूछना ये था कि कितना ज्यादा डायग्राम इंटेंसिव ये वाला अ, हाजरा, आई थिंक मेरे इंटरनेट के साथ कोई मसला है, आपकी बिल्कुल मुझे एक एक लफ्ज की आवाज आ रही है, बीच में से बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, कट रहा है। I notes is off button. AI companion is off button. New options button. Standard video renders next page button. Share content. अच्छा, आप डायग्राम्स के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने जो स्लाइड्स बनाई हैं उसमें मैंने कोशिश की है कि जितनी आपको डायग्राम्स बता सकूं वो उसमें बना दिए मैंने। और कुछ ऐसी हैं कि जो हम जब साथ साथ पढ़ेंगे, कुछ हम बीच में ऐसे करेंगे कि लेक्चर्स रख लेंगे डायग्राम्स के ऊपर, तो हम उसको उस तरह से कवर कर लेंगे, लेकिन आपको इनफ डायग्राम्स मिलेंगी पेपर के अंदर, सॉरी स्लाइड्स के अंदर। और जब आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो आपको उसमें बीच में आइडियाज भी बताए जाएंगे कि किस तरह से आप चीज़ों को थ्रू डायग्राम्स पोर्ट्रे कर सकते हैं। Applications. Annotation current location rule bottom. Escape. 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 आई थिंक किसी का माइक ऑन है, प्लीज अगर ऑफ कर लें। देखिए हाजरा, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स नहीं बनानी होती, ठीक है? डायग्राम सिर्फ ये करती है कि आपका टाइम सेव करती है, और आपके जो आंसर है उसको ज्यादा लेंथ पे लेके जाती है, ज्यादा पेजेस पे लेके जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आंसर कर रही हैं जिसके अंदर तीन चार एस्पेक्ट्स हैं एक चीज के, ठीक है, तो आप उसको थ्रू डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल चीजों को आप डायग्राम से कर सकती हैं, जैसे किसी चीज की दो कैटेगरीज हैं, दो ओपिनियंस हैं उसके ऊपर, तो आप उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत हार्ड और बहुत सिस्टमेटिक डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। Hello, ma'am. Am I audible to you? देखिए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा सिस्टमेटिक डायग्राम्स आती ही नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम्स हैं। फॉर एग्जांपल, बस यहाँ पे ऐसी थोड़ी सी टेक्निकल आ सकती है, जैसे आप सेक्टेरियनिज्म का टॉपिक करें, तो आप पाकिस्तान का मैप बना रहे हैं और उसमें डिफरेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स बना रहे हैं। Applications. हावर, प्लीज आप अगर अपना माइक बंद कर लें। Ma'am, I have one question. Am I audible to you? बहुत डिस्टॉर्शन के साथ आवाज आ रही है, पता नहीं मेरे इंटरनेट का मसला है, आई डोंट नो। No, ma'am. Am I audible to you now? जी जी। Ma'am, like मेरा ये सवाल है कि एटलीस्ट हैव यू एनी गिव मी एनी आइडिया कि एक सवाल में कितनी जो है वो डायग्राम्स बनाना पड़ेंगे, बिकॉज आई एम अ रियली इम्पेयर्ड पर्सन। तो मैं फिर इस सेंस में जरा इसको देखूंगा कि मैंने क्योंकि वहाँ पे पेपर अपना टाइप करना है और आपको भी रिस्पॉन्सेस टाइप करके ही दूंगा ना, तो डायग्राम मैं नहीं बनाता पेपर्स में ना, मैं यूजुअली नहीं बनाता, और ये हमें उस पर रिलैक्सेशन होती है लेकिन किसी हद तक। तो ये मैं ऐसे में पूछना चाहूंगा। आपने क्या बताया कि आपने टाइप करना है पेपर? यस, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो एफपीएससी हमें ये अलाउ करता है कि हम अपना पेपर कंप्यूटर पे टाइप करें। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, उस केस का मुझे ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, तो शायद इसमें कोई जस्ट आई एम एज। आस्किंग कि एक सवाल में हमें कितने। जी जी। नो मैम, जस्ट आई एम सिंपल आस्किंग दैट कि कितनी डायग्राम्स एक सवाल में एटलीस्ट बनानी पड़ती हैं, कि डायग्राम का इसमें कितना रोल है, जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग। फिर मैं ये सब्जेक्ट लूंगा तो ना बनाए, अदरवाइज फिर मेजर तो करना ही पड़ता है।
अच्छा, अब ये नहीं है कि टोटली जो आपके मार्क्स हैं वो डायग्राम्स के ऊपर ही रिलाई करें। ये आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक दिया जाता है टेक्निक के आप ना डायग्राम्स बनाएं ताकि आपका आंसर जो है वो थोड़ा एक्सटेंसिव हो और आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है और अगर उसमें कोई डायग्राम नहीं है तो आपके मार्क्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। एक दो डायग्राम्स भी सही हैं अगर आपने बाकी आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो। बस वो होता है कि उससे आपके टाइम सेव हो जाता है कि एक थैंक यू, कॉन्सेप्ट जो आपने लिखना है उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू। Step 4. Step 4. D. Windows D. Zoom meeting. Share contact list. Windows D. 2. 11 page down. Cam send messages. Cam send messages. Windows A. Windows L. अच्छा, अब हम अगर अगर आपके क्वेश्चंस अभी ना हो तो हम मूव करते हैं जो हमने केस स्टडी पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने एक रिपोर्ट पढ़नी है जो अभी अक्टूबर 2025 के अंदर रिलीज हुई है। ठीक है, तो काफ़ी रीसेंट केस स्टडी है और हम इसको एनालाइज करेंगे और हम इसके थ्रू ये बताएंगे कि ये वाला कोर्स कैसे वर्क करता है। तो इस रिपोर्ट का नाम है एज ऑफ सर्वाइवल, एट द एज ऑफ सर्वाइवल, और ये अक्टूबर 2025 में पब्लिश हुई थी। और अभी जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है ह्यूमन राइट्स और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्कल्स के अंदर। अच्छा, अब सिंपल वर्ड्स में पहले मैं बताती हूँ कि रिपोर्ट है किस बारे में। ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में आज भी कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इनको कहते हैं अनकॉन्टैक्टेड पीपल। और और ये सुनने में लगता होगा कि किसी पुराने ज़माने के आर्केइक लोग होंगे। ऐसा नहीं है। ये आज की दुनिया के लोग हैं जो इन्होंने अपने आप को चूज़ किया है कि हम आइसोलेशन में रहेंगे, और इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। मेजरली क्योंकि जो इनके एंसेस्टर्स थे या बाबा अजदाद थे, उन्होंने जब आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट किया, ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। और सर्वाइवल इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट दी है। ठीक है, लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो। और ये रिपोर्ट एग्जैक्टली उस टाइम आई थी जब COP30 होने वाला था। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की पूरी समिट होता है। और इस रिपोर्ट ने मेजरली बताया था कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना ब्राज़ील में, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेशियो है इस तरह के अनकॉन्टैक्टेड पीपल की, और ये 300 पेज की रिपोर्ट है। और इसके मुताबिक 196 ऐसे ग्रुप्स हैं जो अनकॉन्टैक्टेड हैं। ठीक है, और 10 कंट्रीज के अंदर है। ठीक है, 10 कंट्रीज पे ये स्प्रेड है, जिसमें से 95% जो है वो अमेजोन बेसिन के अंदर रहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। और उन्होंने बताया था कि अगर इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया जाता, इनके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जाते, या इनके साथ अगर डील नहीं किया जाता प्रॉपर्ली, तो 2036 तक हाफ ऑफ देम डिसअपेयर हो सकती हैं। ठीक है। और ये सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने खुद चूज़ किया आइसोलेशन, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने फेस की ये वाली चीज़ें, वायलेंस फेस किया, डिजीज़ फेस किया, लोगों ने उनसे लैंड लेने की कोशिश की। लेकिन इनका ये जो आइसोलेशन का राइट है, ये जो इस तरह से अनकॉन्टैक्टेड रहने का राइट है, कि इंटरनेशनल लॉ से प्रोटेक्टेड है। और अब इनको मॉडर्न एरा के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिल रही हैं, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो 90% ऑफ ग्रुप्स को थ्रेटन करती हैं। फिर क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं जो इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर का जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए भी इन सोसाइटीज़ को थ्रेटन किया जाता है। फिर जो रिलीजियस मिशनरीज हैं वो रिलीजन स्प्रेड करने के लिए घुसने की कोशिश करते हैं सोसाइटीज़ में। और अब एक नया प्रेशर आया है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फॉर्म में, कि वो अपना जो कंटेंट है और ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, व्यूज़ के लिए यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक थोड़ी सी फनी स्टोरी है कि अभी रिसेंटली 2026 में ही एक अमेरिकन यूट्यूबर है, उसने कोशिश की इस तरह के एक आइलैंड पे जाने की। ठीक है, जो इंडिया के एरिया के पास है। इंडिया के पास आइलैंड्स हैं निकोबार और मेरे ख्याल से अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, ये इंडिया के पास आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ये सेंटिनलीज पीपल रहते हैं। यहाँ पे उसने जाने की कोशिश की
और उसने कनेक्शन बनाने के लिए एक डाइट कोक का कैन जो है वो एक ऑफरिंग के तौर पर प्रेजेंट किया कि शायद वो उनसे कनेक्शन बना सके और उनके बारे में नॉलेज दे सके, और ही वॉज अरेस्टेड आफ्टर दिस एक्ट। अच्छा, अब इस तरह की कम्युनिटी को जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनका वो आइसोलेटेड रहने का जो राइट है वो प्रोटेक्टेड है इंटरनेशनल लॉ से, तो वो इस तरह से अंदर जाके उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनकी सोसाइटी में रह नहीं सकते जैसे आप एक एवरेज सोसाइटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं सोसाइटी को स्टडी करने के लिए? या तो वो सैटेलाइट्स या कोई एरियल चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उस सोसाइटी के बारे में उसे स्टडी कर लेंगे, या फिर जो नेबरिंग ट्राइब्स रहती हैं उनके आसपास उनसे टेस्टिमनीज या उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो इसमें जो ये एथिक्स वाला जो फिनोमिना ना, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, जैसे रिसर्च करते हुए आपको इन एथिक्स को कंसिडर करना होता है। अ, फिर क्या होता है कि उनका, अगर आप कोई उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उनसे कंसेंट लेना होगा, ये भी उनका राइट प्रोटेक्टेड है इंटरनेशनल लॉ के अंडर। और दूसरी ट्राइब से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। अच्छा, अब हम ये थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है जिनको आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है। अब क्या रिपोर्ट्स के नंबर क्या हैं, क्या उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलीज किए हैं कि 476 मिलियन ट्राइबल पीपल है वर्ल्ड वाइड, 90 प्लस कंट्रीज में, जो क्लोजली इनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इन्हीं की तरह के, फुली अनकॉन्टैक्टेड नहीं है लेकिन वो उस तरह से मेजर लैंडस्केप से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अब इनमें से 90% जो है उनको इस तरह की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे लॉगिंग, जो दरख्त वगैरह काटते हैं, माइनिंग करते हैं और लैंड यूज़ करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको ऐसी इंडस्ट्रीज से खतरा है। 38 जो है उनको रोड, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनसे प्रॉब्लम है, और 1 in 6 जो हैं उनको, जो ये मिशनरीज हैं जो रिलीजियस मैसेज अपना लेके जाते हैं, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे थ्रेट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को जब हम डिटेल में देखते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल। उसमें एक वुमेन है जिसका वो इंटरव्यू लेते हैं, जो एक ट्राइब से बिलोंग करती है जिसे मैटिस कहते हैं, जो ब्राज़ील की जेवरी वैली में 1990s में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी और इसको इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। उसने ये कहा कि जब लॉगर्स और माइनर्स उनकी ट्राइब के अंदर आए तो उसने अपनी पूरी फैमिली को एक एक करके मरते हुए देखा। ठीक है, 1970s के अंदर फर्स्ट टाइम वो लोग आए वहाँ पे, और वहाँ पे लोग मरे, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो डिजीजेस लेकर आते हैं, फिर शायद उनके घर उन्होंने तबाह कर दिए और वो अडेप्ट ना कर पाए वो एनवायरनमेंट से, तो इस तरह की चीज़ें हुई, फिर डिजीजेस वाला जो हमने पार्ट पढ़ लिया। और जो रिपोर्ट है उसने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये एक साइलेंट ऑन गोइंग जेनोसाइड है, जो रिपोर्ट नहीं किया जाता, कोई जर्नलिस्ट नहीं होते, कोई न्यूज़ में ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी एक पॉपुलेशन जो है वो कोलैप्स की तरफ जा रही है। तो और इंडोनेशिया के भी एक आइलैंड के ऊपर निकल माइनिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनको भी निकाला जा रहा है। और निकल माइनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ट्रेंड आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज के अंदर निकल यूज होता है, तो वो डिफरेंट एरियाज में जा रहे हैं उस निकल को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हम देख रहे हैं, ये हम इसके अंदर देख रहे हैं एक डिलेमा देख रहे हैं कि कैसे हम एक पॉजिटिव चीज करें कि हम क्लाइमेट चेंज को केटर करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके प्रोसेस में हम कम्युनिटीज को डिस्प्लेस करें। ठीक है, तो ये इस तरह से पॉइंट बन गया। अब हमने इसको किस तरह से टॉपिक्स के अंदर लिंक करना है। अब आपको ये केस स्टडी पता चल गई, आप इसको किस तरह से अपने एंथ्रोपोलॉजी के पेपर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले आपके ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और कॉलोनियल हिस्ट्री के कुछ डोमेन्स आती हैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जिसमें इसको यूज कर सकते हैं। कि उन्होंने आइसोलेशन चूज की, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो इनके एंसेस्टर्स को मिला, डिजीज स्प्रेड हुई, स्लेवरी, लैंड सीजर, तो ये बैकवर्डनेस नहीं है जिसकी वजह से बाकी वर्ल्ड से डिसकनेक्टेड है, ये उनका खुद का एक रिस्पॉन्स है, एक रैशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, फिर किनशिप, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल रिलेटिविज्म की थीरीज में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या कहता है कि हमने हर सोसाइटी को उसके अपने कल्चर के
हिसाब से पढ़ना है, उसी कल्चर के रिलेटिव पढ़ना है। तो हम इसको वहाँ पे भी जब हम कल्चरल रिलेटिविज्म की थ्योरी लिख रहे होंगे पेपर में, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमने ऐसी अनकॉन्टैक्टेड सोसाइटीज़ को अपने पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, उनके अपने में, वो बाकी वर्ड से लिंक नहीं करती हैं। फिर कल्चरल चेंज कैसे होता है उसमें भी हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि रिसर्च का एक टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक हर साल आता है, तो आप रिसर्च में डाल सकते हैं कि कैसे रिसर्च के अंदर एथिक्स होनी चाहिए, आप उनकी बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर जब तक कंसेंट ना हो, ठीक है। फिर एडवोकेसी कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को ग्लोबली पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो खुद तो वर्ल्ड से कांटेक्ट में है नहीं। तो ये अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का भी एक केस हो सकता है कि कैसे आप डेवलपमेंट पॉलिसी बनाते हैं उनके डायनामिक्स को देख के। फिर ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल एंथ्रोपोलॉजी के अब न्यू डिबेट्स हैं, उनके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपने व्यूज़ के लिए वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कोट किया कि ये रेशियल हायरार्की बना रहे हैं, कि जो उनको रिसर्च करने वाले ग्रुप्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं कि वो उनको स्टडी कर सकते हैं एज सब्जेक्ट्स, और उनकी इसके अंदर कोई ऑटोनॉमी नहीं है। तो एक तरह से ये क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर जब इकोलॉजिकल या पॉलिटिकल डोमेन्स पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, तो कैसे ये वाले जो बिजनेसेस हैं ये अपने प्रॉफिट्स के लिए उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करें, ठीक है। फिर स्टेट इन्फोर्समेंट, क्योंकि वहाँ पे वीक है, कोई इस तरह से स्टेट स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो वो जो कॉर्पोरेट और क्रिमिनल इंटरेस्ट हैं वो अपने इंटरेस्ट को फर्दर करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको थीरीज के अंदर डालना है। जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं मेलिनोस्की को। अब ये जो है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर इसकी कोई ना कोई एस्पेक्ट आ जाता है। जैसे इसने ट्रॉबरी एंड आइलैंडर्स को स्टडी किया, उसमें उन पर्टिकुलरली उसने उनके इकोनॉमिक सिस्टम को स्टडी किया, जो कि कूला एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो इसको हम इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक में कोट कर सकते हैं। फिर मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क इंट्रोड्यूस किया एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, कि किस तरह से आपने एक कल्चर के अंदर रह के उनको स्टडी करना है। तो जब फील्ड वर्क वाला क्वेश्चन आएगा, रिसर्च वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आप स्टेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसने बैलेनीज कॉक फाइट को स्टडी किया। अच्छा, अब ये जो फाइट थी ना, इसके थ्रू इसने दो कॉन्सेप्ट्स दिए। एक इंटरप्रेटिविज्म, कि कैसे आपने एक सोसाइटी की प्रैक्टिसेस को इंटरप्रेट करना है, आप उसको अपने हिसाब से नहीं देख सकते कि दूसरी सोसाइटीज के लिए सिर्फ एक कॉक फाइट है, ठीक है। लेकिन वो लोग इसके थ्रू पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट करते थे, जेंडर रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको आप जेंडर वाली डोमेन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपको एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पता है, एक थ्योरी के बारे में पता है, एक केस स्टडी के बारे में पता है, तो आपने उसको अपने डिफरेंट आंसर्स के अंदर लिखना है। अब ये जो केस स्टडी हमने पढ़ी, इसको हम पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो कैलाशा है, चित्राल में जो कम्युनिटी रहती है, वो भी इसी तरह एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, जो आपके लार्जर कल्चर के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई हुई। वो बिल्कुल एक अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो उनको भी इस तरह की इंडस्ट्रीज से खतरा है, जैसे टूरिज्म, रिलीजियस कन्वर्जन के लिए जो मिशनरीज आते हैं, और उनकी पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है, और उनका कल्चर जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये पाकिस्तान का अपना एक वल्नरेबल कल्चर है, जिसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। फिर ट्राइबल एरियाज के अंदर या रिमोट कम्युनिटीज में जो लोग रहते हैं, जैसे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं फाटा की, और नदरन साइड पे जो कुछ इस तरह की वैलीज हैं, वहाँ पे इस तरह के लोग रहते हैं, जिन जो इस टेंशन का सामना कर रहे हैं, डेवलपमेंट, स्टेट कॉन्टैक्ट और कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को प्रिजर्व करने की कोशिश करें। फिर सीपैक प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं, उसकी वजह से कम्युनिटीज डिस्प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। वो कंसेंट भी नहीं लेते उन लोगों से, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। फिर लैंड के ऊपर जिनके राइट्स होते हैं, वो फिर क्वेश्चंस रेज करते हैं कि क्यों हमारे साथ ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो इसको भी आप उस एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं। और ये जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, कि एक टेस्टिमनी ली थी एक लड़की की इंडिया के आइलैंड से, तो वो निकोबार एंड अंडमान ग्रुप्स हैं, तो ये भी पाकिस्तान के पास आते हैं, इंडिया के बॉर्डर के पास हैं। तो इसको भी हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली हमारे रीजन का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका आंसर आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आपने ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पढ़ना है इस तरह की इंडिजिनस या आइसोलेटेड कम्युनिटीज के ऊपर, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक हेडिंग्स नहीं बना देनी कि एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब ये आपकी बहुत जेनेरिक हेडिंग्स हो जाएंगी। आपने क्या करना है, आपने इस तरह की एग्जाम्पल के साथ करना है,
थीरीज इसके साथ लिंक करनी है, जैसे हमने ऊपर थीरीज पढ़ी हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म को लिंक करें कि उनको उनके स्पेसिफिक कल्चर में पढ़ना चाहिए। फिर उसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंक करें कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उनके कंसेंट से होने चाहिए, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर इसमें बताएं कि कैसे आपने एथिक्स के साथ उनको अप्रोच करना है। ये सारी चीज़ें आपने लिंक करनी होती हैं इसके साथ। ठीक है, ये वाली आप रिपोर्ट साइट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर पाकिस्तान की एग्जांपल्स जो हमने पढ़ी हैं वो इसके अंदर लिख सकते हैं। और फिर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में एंड में क्या होता है कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस देना होता है, तो उसके अंदर आप ये बताएं कि हमने कुछ एथिक्स को फॉलो करना है उनको अप्रोच करते वक्त, और उनको एक सर्टेन तरीके से स्टडी करना है। तो ये हमने इसलिए पढ़ी एग्जाम्पल कि हम देख सकें कि आपने किस तरह एक आंसर के अंदर चीज़ों को स्टेट करना होता है, कैसे अपने आंसर को स्टैंड आउट करवाना होता है बाकी एस्पायरेंट से, कैसे स्पेसिफिक चीज़ें कोड करनी होती है। और जब कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, आप लोग यूट्यूब पे पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाना है आंसर का, कैसे अपनी सब हेडिंग्स को हमने चार्ट आउट करना है, कैसे हमने जो एग्जामिनर ने पूछा है एग्जैक्टली वही उसको प्रोवाइड करना है। और अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कोर्स के बारे में कि क्या इसका अ, है कि 6,000 रुपीज़ इज़ द फी, और उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनरोल होंगे जहाँ पे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, या कोई स्पेशल ऑन डिमांड सेशंस भी रख सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हो। और अगर आपने मॉक्स के साथ इनरोल करना है जिसमें 3 मॉक्स होंगे, तो आपको 8,000 में करना होगा, और फिर इन मॉक्स के साथ डिटेल्ड इवैल्यूएशन सेशंस भी होंगे। और क्या क्या इस कोर्स में इंक्लूडेड है, पूरा सिलेबस कवर होगा, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो सिलेबस में नहीं है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, ग्लोबल डायनामिक, हर किसी में डली होगी। ठीक है, फिर मॉक्स होंगे एफपीएससी के पैटर्न के ऊपर। मैं आपको भी मॉक्स दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और नोट्स जो हैं वो आपके बहुत डिटेल्ड बने हुए हैं, आपको अपने नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड में प्रिपरेशन के लिए। रिकॉर्डेड है, ठीक है, आप अपनी पेस पे लर्न कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी डायनामिक है, थीरीज की रेलेवेंस है, पेपर अटेम्प्टिंग पे डेडिकेटेड सेशन है, एमसीक्यू बैंक है जिसमें हर टॉपिक से ऑलमोस्ट 40 to 50 एमसीक्यूज हैं, और पास पेपर एनालिसिस है हर लेक्चर के एंड पे। तो ये आपकी वो है डिटेल्स सारी सेशन के बारे में। तो अगर आपने इनरोल करना है तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हम सिलेबस क्या फॉलो करेंगे। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी की इंट्रोडक्शन और सब डिसिप्लिन्स क्या हैं, ठीक है, सारों की ओवरव्यू देखना है। और इसमें मैंने ये किया था कि सब में ना एक मॉडर्न डायनामिक डाल लिया कि क्या ऐसी चीज़ें जो इनमें नहीं आ रही हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनके थ्रू रिसर्च इंप्रूव हुई है, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये वही बात है, रिसेंट प्रैक्टिसेस सबकी डाल दी हैं। फिर दूसरी साइंसेस के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है वो हम कंपैरिजन भी करेंगे, कंट्रास्ट भी करेंगे। फिर कल्चर को हम डिटेल में देखेंगे, कल्चर के क्या फंक्शंस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्यों चाहिए होता है हमें कल्चर, कैसे किन किन तरीकों से बच्चे जो हैं वो कल्चर को लर्न करते हैं, और कैसे रोल्स डिफाइन होते हैं कल्चर के अंदर। बहुत डिटेल में करेंगे विद कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स, विद पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स। फैमिली एंड मैरिज में फैमिली क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, हाउस होल्ड क्या होता है, फैमिलीज की टाइप्स हम करेंगे ब्रॉडर कैटेगरीज बना के, इसके अंदर हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। और फिर मैरिजेस की क्या टाइप्स हैं, और मैरिजेस के अंदर कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं, 4 से 5 वो तरीके हैं। फिर किनशिप और सोशल ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, किनशिप क्या होता है, क्या टाइप्स होती हैं किनशिप की, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, डिसेंट ग्रुप्स क्या हैं, कैसे वो सोशली अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, किंड्रेड क्या है, और किनशिप में मॉडर्न क्या कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर इकोनॉमिक करेंगे, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। फिर उसमें सब्सटैंटिव फॉर्मलिस्ट डिबेट करेंगे कि किस तरीके से दो लेंस से इकोनॉमिक एक्शंस को असेस किया जाता है। फिर ये एक और पर्सपेक्टिव है, इंस्टीट्यूशनल वर्सेस इंडिविजुअल चॉइस डिबेट, ये करेंगे। फिर वैल्यू क्या होती है, इसमें आप 2025 का अगर पेपर देखेंगे तो इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि वैल्यू क्या होती है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में। फिर वैल्यू के लिए कुछ थीरीज होती हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होके अभी अपने मॉडर्न फॉर्म तक पहुंचे हैं, रेसिप्रोसिटी क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्केट एक्सचेंज क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि सोसाइटीज़ जो हैं वो किस तरह से प्रोडक्शन करती हैं, किस तरह से अपने आप को सस्टेन करती हैं, और कंज्यूम कैसे करती है चीज़ें, और कैसे वैल्यू अटैच होती है कंज्यूम करने वाली चीज़ों के साथ। फिर पॉलिटिकल सिस्टम करेंगे, कैसे इवॉल्व हुए, किन किन टाइप्स के होते हैं, कैसे स्टेट जो है वो वजूद में आया, स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल थीरीज करेंगे।
और सिविलाइजेशन कैसे बनी और उसकी थीरीज। फिर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स हैं, जिसमें आइडेंटिटी क्या होती है, एथनिसिटी क्या होती है, एथनिसिटी की थीरीज, एथनिक रिलेशंस किस किस तरह के होते हैं, और इसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, जेनोसाइड भी आएगा। फिर नेशनलिज्म क्या है, किस तरह से नेशनलिज्म फॉर्मेशन होती है, टाइप्स क्या हैं, मॉडर्निज्म की थीरी, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है। फिर रिलीजन है, रिलीजन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शंस, एवोल्यूशन कैसे हुई, और डिवाइन और वर्ल्ड रिलीजन्स के अंदर क्या फ़र्क है। फिर सोशल और कल्चरल चेंज है। ठीक है। थीरीज क्या है सोशल चेंज की, क्या प्रोसेस है सोशल और कल्चरल चेंज का, किस वजह से चेंज होता है, फिर वो चेंज एक्सेप्ट या रिजेक्ट किन बेसिस पे होता है। फिर एक चेंज होता है जो स्टेट की तरफ से होता है, रिप्रेसिव या डायरेक्टेड चेंज, वो हम पढ़ेंगे। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को हमने बहुत डिटेल में किया है, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लाजमी प्रिपेयर करें। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, क्या टाइप्स हैं, किस लिए की जाती है, उसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च डिज़ाइन। फिर रिसर्च के अंदर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डिबेट है, किन टूल से कलेक्ट किया जाता है। एमेकोरेटिक एक इनसाइडर रिसर्च होती है जो आप कल्चर के अंदर रह के करते हो, एक आउटसाइडर होती है जो बाहर से ही आप स्टडी करते हो। फिर थीरीज हम करेंगे, जितनी भी थीरीज आपके सिलेबस के अंदर है वो सारी की सारी कवर होंगी। ठीक है। और सबके पर्सपेक्टिव से होंगी, हर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। और इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम स्टडी करेंगे जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट है मार्गरेट मीड और मेलिनोस्की। क्लिफर्ड गीट्स पे तो 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, और बस आप बाकियों को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। फिर अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें भी 2026 से क्वेश्चन आया था और काफ़ी दफ़ा और भी आया हुआ है, तो इसको भी काफ़ी डिटेल में किया है कि अर्बन एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, माइग्रेशन कैसे होती है, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या है, किन फैक्टर्स की वजह से होती है, उनसे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, अर्बनाइजेशन से सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, स्लम्स कैसे बनते हैं, स्लम्स पे क्वेश्चन आया था आपका पर्टिकुलरली। फिर ऑस्कर लेविस ने जो एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी दिया है स्लम्स के अंदर। फिर इन जो सोसाइटीज़ हैं जो स्लम्स बनती हैं, उसमें मार्जिनलाइजेशन कैसे होती है, सोशल इनक्वालिटी कैसे होती है। ठीक है। उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर इसमें डिफरेंट थीरीज करेंगे, कार्ल मार्क्स की, फ्रेडरिक एंगल्स की, डेविड हार्वी की। ठीक है। तो ये सारी हमने चीज़ें इसके अंदर करनी है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी करनी है। और लास्ट में वो इम्पोर्टेंट टर्म्स वाला लेक्चर, जिसमें वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपकी ब्रॉडर टॉपिक्स के अंदर नहीं आती हैं। तो ये आपका सिलेबस है, और आपके जो मॉक्स हैं वो बिल्कुल एफपीएससी के रिसेंट पैटर्न के ऊपर आते हैं। उसके अंदर मॉडर्न डायनामिक्स डाल के, जैसे हमने एक चीज़ हम करें एनकल्चरेशन। पहले हो सकता था कि आपका बिल्कुल इस पे एक क्वेश्चन आता नॉर्मली कि एनकल्चरेशन होती क्या है, कि आप अपना कल्चर लर्न करो। लेकिन अब इस पे क्वेश्चन इस तरह किया गया कि एल्गोरिथमिक एनकल्चरेशन या सोशल मीडिया के आने से किस तरह से आपका जो कल्चर लर्न करने का तरीका है वो चेंज हुआ है। फिर फैमिली और मैरिज में हमने ये डायनामिक डाली कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के आने से, जिसमें वेलफेयर के स्ट्रक्चर्स हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, उससे कैसे आपके सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं वो मतलब सोसाइटी के फंक्शंस खत्म हो गए हैं, उनके पास चले गए हैं, या फिर बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पा रहे हैं इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से। तो आपने इस पे डिबेट करनी है। फिर ये इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी एल्गोरिदम्स का हमने कॉन्सेप्ट डाला, डिजिटल और गिग इकोनॉमी का, और मॉडर्न डायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स, और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो कर लें, और फिर उसके बाद वी कैन कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लें। ओके, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं, और आप लोग इनरोल कर लें ताकि हम अपनी लर्निंग शुरू कर दें, क्योंकि पेपर्स करीब हैं और जल्दी से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो वील एंड इट हियर।